मॉर्निंग प्यारे छात्रों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमएस क्लासेस, जिसमें कि हम लोग साइंस, मैथ और भी सब्जेक्ट्स के बारे में तैयारी करते हैं, है ना। मैं खास तौर से आपको साइंस जिसमें कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री का अध्ययन कराता हूं। तो आज मैं 10th क्लास का जो केमिस्ट्री है उसमें एक नया चैप्टर अध्याय शुरू करने वाला हूँ, जिस चैप्टर का नाम है अम्ल, भस्म और लवण। ठीक है, तो आज हम लोग स्टडी करेंगे अम्ल, भस्म और लवण के बारे में। ठीक, इंग्लिश में इसे हम लोग एसिड, बेस एंड सॉल्ट कहते हैं, है ना। सॉल्ट यानी कि नमक भी होता है, तो लवण को ही सॉल्ट कहा जाता है और लवण नमक ही होता है। ठीक है ना। नमक कहाँ प्राप्त होता है, आप लोग बेसिकली कई जगहों पे पढ़े होंगे या बताया गया होगा कि भारत में सबसे ज्यादा जो नमक का सोर्स होता है वह समुद्री जल होता है। इसके अलावा और भी कई जगहों पे है। चलिए, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले जो हमारा हेडिंग है ना, अम्ल और भस्म। लवण के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग अम्ल किसे कहते हैं और भस्म किसे कहते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अम्ल क्या होता है, किसे कहते हैं अम्ल, यानी कि एसिड, है ना। एसिड क्या होता है, देखिए, एसिड वैसे पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में खट्टा हो और साथ ही साथ जब वह किसी धातु से अभिक्रिया करे तो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करे, वैसे पदार्थ को हम लोग अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, जो क्या हो, स्वाद में, स्वाद यानी अगर टेस्ट करे उसे, तो स्वाद में वो खट्टा होगा, है ना। कैसा होगा, खट्टा होगा। और अगर किसी धातु से, ठीक है ना, धातु से जब अभिक्रिया करेगा तो उस अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया के फल स्वरूप, ठीक है, फल स्वरूप आपको H2 गैस को मुक्त करेगा, है ना। हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, गैस को मुक्त करेगा। ठीक, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे अम्ल कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे, अम्ल। फिर से एक बार समझ लीजिए, अम्ल किससे कहते हैं, जो स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है, और जो कि अम्ल के सॉरी धातु के साथ, किसी भी धातु के साथ जब वो अभिक्रिया करे तो अभिक्रिया के दौरान आपको हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेंगे, उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। वही अगर बात करें भस्म की, भस्म किसे कहा जाए, यानी कि बेस किसे कहा जाए, तो जो स्वाद में कड़वा हो, कैसा हो, स्वाद में कड़वा, ठीक है ना, जो स्वाद में कड़वा हो, ठीक है, कड़वा हो, वो हो गया आपका। और साथ ही साथ को उदासीन करे और लवण का निर्माण करे, जो क्या करे, अम्ल को, है ना, अम्ल को उदासीन कर दे, अम्ल को उदासीन कर दे, उदासीन यानी कि न्यूट्रल, उदासीन करे और लवण बनाए, है ना, करे और क्या बना दे, लवण, ठीक है, यानी कि सॉल्ट बनाए। और साथ ही साथ यहाँ से जल भी निकलेगा। इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो बस ये समझे कि भस्म क्या है, बेस क्या है, जो स्वाद में कड़वा होता है, विटल होता है, एंड साथ ही साथ जो कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, उदासीन, उसे उदासीन करती है और वह लवण का निर्माण करती है, उसे हम लोग भस्म कहते हैं। अगर बात करें इसके साथ साथ जो अम्ल है और भस्म है, तो अम्ल और भस्म के जो जलीय विलयन होते हैं वह विद्युत का सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, अम्ल और भस्म, है ना। क्या है भाई, तो जो अम्ल है और भस्म है, तो भस्म के जलीय विलयन, ठीक है ना, कौन सा विलयन, जलीय विलयन आपके ये विद्युत का सुचालक होते हैं, ठीक है, विद्युत का सुचालक, अर्थात इनके अंदर से सुचालक, इनके अंदर से आपको लाइट पास होती है, ठीक है, क्या होती है,
लाइट पास होती है। तो जो भी पदार्थ के अंदर से लाइट पास होती है, अर्थात जो अम्ल हो या भस्म हो, बहुत सारे अम्ल भस्म ऐसे भी होते हैं जिनके अंतर्गत से लाइट पास नहीं होती है, लेकिन जिस भी अम्ल या भस्म के जलीय विलयन में लाइट पास होती है, अर्थात विद्युत का सुचालक होती है, उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य, ठीक है ना, अपघट्य कहा जाता है, विद्युत अपघट्य कहा जाता है। ये आपका याद रखना है कि विद्युत अपघट्य क्या किसे कहते हैं, क्या होता है। तो जो अम्ल और भस्म के जलीय विलयन में विद्युत का प्रवाह होता है, विद्युत का सुचालक होता है, उसे हम लोग विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल है ना, बहुत सारे ऐसे हैं एग्जाम्पल में, जैसे कि HCl आपका ये हो गया, H2SO4 ये भी हो गया, NaOH ये भी हो गया, ठीक है, KOH ये भी हो गया। ये सब आपके जो हैं वह विद्युत के सुचालक होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी अम्ल और भस्म होते हैं जिनके जलीय विलयन से विद्युत का प्रवाह नहीं होता है ना। क्या होता है इसी का सेकेंड रूप, तो जिससे विद्युत का प्रवाह ना हो, विद्युत का प्रवाह ना हो। अब देखिए, जिससे मैंने लिखा तो कौन, अम्ल और भस्म के जलीय विलयन से, है ना, क्या लिखाएगा यहाँ पे, अम्ल और भस्म के जलीय विलयन से विद्युत का प्रवाह ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत अनअपघट्य कहेंगे। ठीक है, विद्युत अनअपघट्य, ठीक है, विद्युत अनअपघट्य ये कहा जाएगा। ठीक है ना, क्या कहा जाएगा, विद्युत अनअपघट्य कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि देखिए, जिसमें से लाइट पास किया उसे विद्युत अपघट्य कहेंगे, जिसमें से लाइट पास नहीं किया, जिसके जलीय विलयन से, चाहे वो अम्ल हो चाहे भस्म हो, अगर उसके अंदर से लाइट पास नहीं कर रही होगी तो उसे हम लोग विद्युत अनअपघट्य कहेंगे। और इसके एग्जाम्पल जो होते हैं आपके, वह है आपके एग्जाम्पल में वह यूरिया हो गया आपका, ग्लूकोज, ठीक है ना, ग्लूकोज और एल्कोहल। ठीक है, ये सब क्या है, तो ये सब आपके जो है जिसमें कि लाइट पास नहीं करता है। ठीक है, जिसमें कि लाइट पास नहीं करता है। तो ये एक प्रकार के यौगिक है, ये सारे के सारे यौगिक हैं, और ये भी एक प्रकार से यौगिक है, लेकिन ये भस्म और अम्ल है। ठीक है, ये आपको जो भी भस्म और अम्ल है, ये खासतौर से आपको कार्बनिक दिखाई पड़ रहे होंगे, है ना। तो जो भी कार्बनिक यौगिक होता है, खासतौर से वही, इनके ही जलीय विलयन जो होते हैं आपके विद्युत का अनअपघट्य होते हैं। लेकिन जो कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं, है ना, जो सिंपली होते हैं, उन यौगिक्स में आपको देखने को मिलेगा कि वो विद्युत के अपघट्य होते हैं। ठीक है, अर्थात वो जल के अंदर में जाकर के आसानी से वह आपके दो चार्ज में, प्लस और माइनस, जैसे कि आपका HCl जो है, HCl, ये आपको जो होता है H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होता है, जिसकी वजह से वाटर के अंदर में जब इस पर जलीय विलयन बनाते हैं तो आसानी से इसमें विद्युत पास करता है। अगर बात करें एल्कोहल C2H5OH का, तो इसका जलीय विलयन जो होता है ब्रेक नहीं हो पाता है, क्योंकि यह सह संयोजन बंधन से बना हुआ है, तो यह आसानी से टूटता नहीं है पानी के अंदर, इस कारण से इसके अंदर लाइट पास नहीं करती है। ठीक है, तो आई बात समझ में कि विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, विद्युत अनअपघट्य किसे कहते हैं। इसी में है कि जब यदि अगर आपका जो भी अम्ल है या भस्म है, जलीय विलयन में वह विद्युत का अपघट्य जो होता है, उस क्रिया को, विद्युत के अपघट्य की क्रिया को, इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, आयनन कहते हैं। ठीक है ना, आयनन। आयनन का मतलब क्या हो गया कि प्लस और माइनस वाले दो आयनों में टूटना, है ना, दो आयनों में ब्रेक होना ही क्या कहलाएगा, आयनन कहलाएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक अम्ल का आपको दिखाया है, तो ये जो H प्लस और Cl माइनस में टूटा है,
तो ये जो H प्लस और Cl माइनस में टूटा है यही क्रिया, क्योंकि ये जलीय विलयन के अंदर होगा, इसलिए इसी क्रिया को हम लोग आयनन की क्रिया कहेंगे या आयनन कहेंगे। आई बात समझ में? ठीक है ना। नेक्स्ट है कि एक वैज्ञानिक है, उन वैज्ञानिक के द्वारा यानी उस वैज्ञानिक के द्वारा, उन वैज्ञानिक का नाम है आर्हेनियस। तो आर्हेनियस के द्वारा अम्ल और भस्म की अलग परिभाषा दी गई है। तो हम लोग अभी आर्हेनियस के द्वारा जो दिए हुए अम्ल और भस्म की परिभाषा है उसको डिस्कस थोड़ा कर लेते हैं। तो हम लोग को क्या पढ़ना है? आर्हेनियस के द्वारा, आर्हेनियस के द्वारा अम्ल की परिभाषा ना, किसके द्वारा बनी? तो आर्हेनियस के द्वारा। आर्हेनियस जो वैज्ञानिक है, इनका कहना था कि अम्ल वह पदार्थ है जो कि जल में घुल करके H प्लस आयन प्रदान करता है ना। क्या हो करके? कि जल में घुल करके, जल में घुल कर, यानी कि जल में घुलेगा तो टूटेगा भी, ब्रेक होगा, तो घुल कर H प्लस आयन है ना, H प्लस, इसी को हम लोग आयन कहते हैं, H प्लस आयन क्या करे? प्रदान करे। इसे क्या कहेंगे? आर्हेनियस के द्वारा वह जो है तत्व जो है आपका, वो पदार्थ जो है आपका, तत्व नहीं पदार्थ, वो अम्ल कहलाएगा। एग्जाम्पल में बहुत सारे आपके यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे कि HCl हो गया, ठीक है, HCl हो गया, H2SO4 हो गया आपका, और भी ये हो जाएगा, हाँ, HNO3 हो गया, C2H5COOH हो गया। ये सारे के सारे अम्ल हैं जो कि जल में जाकर के आपको H प्लस आयन जो है वह प्रदान करते हैं, है ना। सभी के सभी क्या होते हैं? जल में जाकर के H प्लस आयन प्रदान करते हैं। तो ये हो गया आपका अम्ल की परिभाषा। इसी में क्या है? भस्म की परिभाषा। किसके हिसाब से? वही जो वैज्ञानिक है ना आपके आर्हेनियस, उन्हीं के द्वारा, ठीक है, भस्म की परिभाषा। तो इनका कहना था कि भस्म वह पदार्थ होता है जो कि या फिर जिसके जलीय विलयन में या जल में घुल करके OH माइनस आयन प्रदान करता है। क्या होता है? जल में घुल करके, ठीक है ना, जल में घुलकर, वह पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस आयन प्रदान करते हैं, प्रदान करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग भस्म कहते हैं। किसके द्वारा? आर्हेनियस के द्वारा, है ना। एग्जाम्पल में जैसे कि आपका हो गया NaOH, ये आपका KOH, ये हो गया, ये सब क्या है? तो ये सब जो है ETC और भी इसमें होंगे, है ना। ये सब आपके भस्म हो गए जो जल में घुल करके आपको OH माइनस आयन, है ना, कौन सा आयन? OH माइनस आयन प्रदान करेंगे, उसे भस्म कहेंगे। अगर H प्लस आयन प्राप्त होगा तो अम्ल कहलाएगा। आई बात समझ में? तो ये जो है आपको आर्हेनियस के द्वारा अम्ल और भस्म की परिभाषा हो गई। इसी में कि जो भस्म होता है, भस्म के जो जलीय विलयन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है कि जल में घुल करके, तो भस्म को जब हम लोग जल में घुलाएंगे, उसका जलीय विलयन बनाएंगे, तो उसे हम लोग क्षार कहते हैं, है ना। यानी कि भस्म के जलीय विलयन को, ठीक है, भस्म के जलीय विलयन को, जलीय जो विलयन होगा, विलयन को क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे, ठीक है ना। क्या होगा? क्षार कहलाएगा, क्षार कहते हैं। तो देखिए, क्षार और भस्म दोनों एक ही चीज है। फर्क ये है कि भस्म में जल नहीं होंगे, शुद्ध आपका प्योर जो होगा वो केवल बेस होगा, और जिसमें जलीय विलयन यानी कि जल हो गया, वही आपको क्या कहलाएगा? भस्म कहलाएगा, यानी कि क्षार ही कहलाएगा, ठीक है ना। भस्म दोनों का इंग्लिश होता है, लेकिन वो क्षार कहलाएगा। लेकिन ये जो भस्म होगा, जो क्षार जो होता है, इसका पावर भस्म के पावर से कम होगा। क्यों? क्योंकि इसे जल में विलय किया गया है, इसलिए ऐसा होगा, ठीक है ना। इसके बाद है उदासीनीकरण अभिक्रिया, है ना, उदासीनीकरण,
ठीक है, क्या है उदासीनीकरण? देखिए, जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वहां से लवण और जल का निर्माण होता है। इसी को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं या उदासीनीकरण कहते हैं। तो क्या हो गया उदासीनीकरण? कि अम्ल और जल, है ना, सॉरी, अम्ल और भस्म, अम्ल और भस्म भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप, ठीक है ना, अभिक्रिया के फल स्वरूप, ठीक है ना, फल स्वरूप क्या होता है? लवण यानी कि सॉल्ट और जल का निर्माण होता है। क्या होता है? जल का निर्माण। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे, है ना। जैसे एग्जांपल में समझिएगा, जैसे कि कोई एक HCl एक अम्ल हो गया, इसके साथ साथ NaOH जो कि एक भस्म हो गया। इसकी जब अभिक्रिया हम लोग कराते हैं तो यहाँ से हमें मिलता है NaCl, साथ ही साथ H2O मिलता है। तो NaCl जो कि एक प्रकार का नमक है, एक नमक है जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं और साधारण नमक भी इसे कहते हैं, है ना, जो हम लोग बेसिकली खाने में तो इस्तेमाल करते हैं। उसका सूत्र ही NaCl होता है, साधारण नमक होता है, और साथ ही साथ जल प्राप्त होता है। तो ये जो अभिक्रिया हो गई उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई, ठीक है ना। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आपको परिभाषा मैंने अम्ल का, भस्म का और आर्हेनियस के द्वारा बता दिया है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उस वीडियो में हम लोग अम्ल के गुण, भस्म के गुण और इनकी अभिक्रियाओं के बारे में हम लोग सीखेंगे और जानेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, जाते जाते मैं ये कहता हूँ या कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि स्किप करके देखते हैं और जिन्हें शायद समझ में ना आए। अगर स्किप करके आप वीडियो को देखेंगे तो शायद समझ में ना आए और बाद में फिर आप बोलेंगे कि सर समझ में नहीं आया। तो प्लीज आप वीडियो को पूरा देखें, है ना। पूरा देखेंगे तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा कि क्या है, नहीं है, किसे कहते, कैसे, क्या होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको जो फर्स्ट चैप्टर था जिसमें बैलेंस करना सिखाया था, अनबैलेंस जो क्या इक्वेशन थे, तो उनमें से मैंने कुछ क्वेश्चन भी दिए थे जो आज तक उसका किसी ने आंसर ही नहीं दिया, है ना। मैंने एक वीडियो में उसका आंसर करा दिया था। तो इससे यह पता चलता है कि आप लोग केवल वीडियो को ना स्किप करके देख रहे हैं ना, उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे, उनका जवाब आप लोगों ने नहीं दिया, ठीक है। तो प्लीज आप वीडियो को पूरा देखें और उसका जवाब हो सके तो कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें ताकि हमें पता चले कि नहीं, आपको भी समझ में आए, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।